जय साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे हम भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, सबसे पहले भाग 1 की बात करेंगे तो उसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताएगा, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आर्टिकल 1 क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है आर्टिकल 1 में क्या है, तो ये क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र का नाम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में। जब आर्टिकल की शुरुआत की गई तो उसमें भारत के बारे में ब्यौरा दिया गया कि कौन कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, कितने राज्य क्षेत्र हैं, पूरा इसके बारे में डिटेल दी गई है। दूसरे में आर्टिकल जो 2 है उसमें क्या बताया गया है, आपके नए राज्यों का प्रवेश बताया गया। तो इसमें मतलब नए राज्यों के प्रवेश का मतलब ये जो पहले से अस्तित्व में नहीं है उन नए राज्यों का निर्माण, मतलब कोई सीमा को मिलाकर या किसी सीमा का आदान प्रदान होता है तो उन राज्यों क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। तो आर्टिकल जो 2 है उसमें क्या बात की गई, आपको नए राज्यों के प्रवेश की बात की गई है। आर्टिकल 1 में जो बात की गई संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, कि संघ का नाम क्या और राज्य क्षेत्र क्या है, कैसे क्या है, इस बारे में बात की गई। और जो 2 का है वो आपका निरस्त हो चुका है। 3 का जो बात की गई ये राज्यों का निर्माण की बात की गई है। इसमें राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन के बारे में बात की गई। तो इसमें ऐसे राज्यों की बात की गई जो पहले से राज्य अस्तित्व में है, उनका कोई हिस्सा काट कर एक नया राज्य बना दिया गया। तो ऐसे राज्यों की बात किसमें की गई, 3 में। या उसमें कोई क्षेत्र या सीमा या नामों में परिवर्तन करना है तो कैसे करोगे, आर्टिकल 3 के तहत करोगे। और ये आर्टिकल 3 अगर करना है तो इसके लिए आपको पहले सबसे राष्ट्रपति से परमिशन लेनी आवश्यक है। बिना राष्ट्रपति की परमिशन के हम आर्टिकल 3 में कुछ भी नहीं कर सकते। नए राज्यों का निर्माण अगर करना है तो राष्ट्रपति से सबसे पहले अनुमति लेना आवश्यक है। तो 1 में अगर बात करेंगे तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र हो गया। 2 में क्या हो गया, आपके नए राज्यों का निर्माण हो गया। और 3 में आपके क्या है, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन हो गया। तो अगर अगली बात करेंगे हम तो अगले में जो आपका है अनुच्छेद 5 से 11, ये भाग 2 में जो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 हैं ये आपके भाग 1 में आते हैं। भाग 2 में बात करेंगे तो क्या था, 5 से 11 नागरिकता के बारे में, कि नागरिकता के बारे में कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 5 जो है इसमें क्या दिया गया है, भारतीय संविधान की प्रारंभिकता। तब जब भारत का संविधान लागू हुआ था उसमें भारत के नागरिक कौन हो गए उसके बारे में किसमें बात की गई, आर्टिकल 5 में। इसी प्रकार से अगर हम आर्टिकल 6 में बात करेंगे तो आर्टिकल 6 में क्या बात की गई है, पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब ऐसे नागरिक जो इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग भारत आ गए। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत में आना चाहते हैं उनके लिए अगर नागरिकता की बात करेंगे तो किसमें, आर्टिकल 6 में बात करेंगे। तो ऐसे लोगों की नागरिकता का प्रावधान किस में दिया गया, आर्टिकल 6 में दिया गया है। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे 7 में, तो 7 में क्या गया, पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ नागरिकता। 7 में ऐसे व्यक्तियों की बात की गई जो भारत से पाकिस्तान चले गए, तक पाकिस्तान से फिर वापस इंडिया में आए, तो ऐसे लोगों की बात किस में की गई, 7 में। 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए, मान लो कुछ डिवाइडेशन हुआ, कुछ लोग पाकिस्तान में पड़ गए, तो उस पाकिस्तान में अगर भारत आना चाहते तो उनके लिए किस में बात की गई, 6 में। और 7 में ऐसे लोगों के बदले बात की गई जो भारत से पहले क्या गए, पाकिस्तान के, हमें भारत में नहीं रहना तो पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान कुछ दिन रहे, नहीं अच्छा लगा तो फिर से भारत में आना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर बात की गई तो आर्टिकल 7 में बात की गई कि पहले भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से वापस आना चाहते हैं, तो ऐसे नागरिकों के लिए अनुच्छेद 7 में बात की गई। 8 में उनके लिए बात की गई, आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भवों को कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। तो ऐसे लोगों को नागरिकता का अधिकार इसमें बात की गई है कि तो जो 8 में बात की गई, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया है। ऐसे मतलब 8 में उन व्यक्तियों के बारे में जो भारत के बाहर है, भारत के बारे में बिजनेस, भारत के बाहर रहने, अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नागरिकता के बारे में किसके बारे में, अनुच्छेद 8 के बारे में बताया गया है। जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में, जैसे भारत से बहुत लोग अमेरिका में रहते हैं, NRI वगैरह होते हैं, तो ऐसे लोगों की बात किसमें की गई, अनुच्छेद 8 के 8 में। अनुच्छेद 9 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति को क्या होगा, भारतीय नागरिकता न होना। अगर कोई भारत का नागरिक किसी ने विदेशी देश के राज्य की नागरिकता ले ली तो उससे क्या होगी, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अन्य राज्यों में क्या होता है, अमेरिका में जैसे क्या है, दोहरी नागरिकता है, आप अमेरिका भी नागरिक बन सकते हो, दूसरे राज्य की भी नागरिक बन सकते हो, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत कहता है अगर मेरे हो तो सिर्फ मेरे ही रहोगे, अगर भारत के हो तो भारत के नागरिक रहो। अगर तुमने जैसे किसी दूसरे अदर स्टेट की नागरिकता ली तो इससे क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि गृह मंत्रालय देखता रहता है, जैसे आपने किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ली वैसे ही आपकी क्या होगी,
भारत से नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसीलिए विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं होना। अगर कोई व्यक्ति है उसने अन्य दूसरे राज्य की नागरिकता ले ली तो क्या होगा, भारत का नागरिक नहीं रहेगा। इसके बारे में तो ये क्षेत्र बहुत बार पूछा गया है। जैसे सानिया मिर्जा है तो उन्होंने क्या कर रखा है, भारत की नागरिकता ले रखी है। अगर उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले लेंगी तो क्या हो जाएगी, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसने क्या किया, भारत की नागरिकता ले रखी है। इसीलिए भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आती जाती रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अगर भारत का कोई नागरिक है तो भारत का नागरिक बना रहेगा, बाकायदा कोई ऐसा काम नहीं करे जो देश के खिलाफ है, तो क्या है, भारत का नागरिक बना रहेगा। और 11 में संसद द्वारा नागरिकता के विधि का 11 जो कह रहा है उसमें ये आपके कह रहा है कि अगर हम 11 में बात करेंगे तो आर्टिकल 11 में जो बात की गई क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार द्वारा विनियमन किया जाए। मतलब आर्टिकल 11 में सीधा सीधा ये बात की गई है कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो भारत के नागरिक बने रहोगे। इस संबंध में नियम कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री बनाएगी, भारत आप सरकार बनाएगी। ये अनुच्छेद आर्टिकल में आपके 11 में बात की गई है, ठीक है, कि संसद द्वारा अगर नागरिकता का अधिकार है तो गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। भारत के नागरिक है तो भारत के नागरिक बने रहोगे। अब नेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो नागरिकता हो गया। नागरिकता के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है वो आता है मूल अधिकार। मूल अधिकारों की जो बात की गई है उसमें किसमें की गई है, मूल अधिकारों की जो तुम्हारी बात की गई है भाग 3 में की गई है। तो जो भाग 3 में बात की गई वो क्या बात की गई है, मूल अधिकारों के बारे में। जो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार से लगभग हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आते हैं मूल अधिकार से। तो मूल अधिकारों में जो बात की गई भारत के भाग किसमें थी, 3rd में बात की गई मूल अधिकारों के बारे में। अनुच्छेद जो 12 से 35 तक ये क्या आपके मूल अधिकार दिए गए। मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो आपको परिवर्तन के लिए अपने वाले में जा सकते हैं, ये आपके हक में है। अगर ये सरकार द्वारा लागू नहीं किए जा सकते तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते तथा कानून द्वारा परिवर्तन करा सकते हैं। मूल अधिकार सभी के लिए जरूरी है। तो अगर सबसे पहले 12 में बात करेंगे आर्टिकल 12 में, तो 12 में क्या की गई है, राज्य शब्द की परिभाषा की गई है। राज्य शब्द को परिभाषित किसमें किया गया, अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 जो आपका इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होगी। कहने का मतलब ये है आर्टिकल 13 के अनुसार अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना रही है जो आपके मूल अधिकारों को प्रभावित कर रही है, मूल अधिकार आपके क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा कानून बना रही तो वो बनाने वाली विधियाँ सरकार की क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जो आपके मूल अधिकार को प्रभावित करे। अगर ऐसा हो रहा है, कोई कानून बना रही तो आपको क्या हो जाएगा, मूल अधिकार को असंगत या उनका कम करने वाली विधियाँ क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, मतलब वो कानून निरस्त हो जाएगा। इसीलिए सरकार कोई भी कानून बनाती है तो ध्यान रखती है कि मूल अधिकारों का हनन ना हो। अगर होगा तो कानून क्या हो जाएगा, प्रभावी नहीं होगा, रद्द माना जाएगा। इसके बाद बात करेंगे समता अधिकार। समता का अधिकार जो है आपके 14 से 18 तक दिया गया है। 14 से 18 तक आपका समता का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समान समता। एक इसमें और शब्द है, विधि की समान समता है, विधियों में समान संरक्षण। जो विधि की समान समता है इसका मतलब क्या है, जो कानून है उसके नज़रों में सभी लोग समान है। कानून की नज़रों में कानून सबके साथ क्या करेगा, सेम बिहेव करेगा। इसका अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। मतलब धर्म के आधार पर, मूल वंश मतलब आपके वंश के आधार पर, जात के आधार पर या जेंडर के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किया भी जाएगा तो उसके लिए आर्टिकल ये है, अनुच्छेद 15 के 15(2) 15(3) है, तो उसको भेदभाव नहीं माना जाता। तो 15 में क्या बात की गई, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के बाद भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर 16 में बात करें, 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब ये है, नौकरियों में जो है सबके लिए समान नियोजन हो जाएगा, समान अवसर दिए जाएंगे, ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। और 17 में जो है तुम्हारा ये अस्पष्टता का अंतर है, इसमें छुआछूत के अंत की बात की गई है। किसमें बात की गई है, आर्टिकल 17 में, कि छुआछूत को जो है अपराध माना गया है, इसके लिए 17 को। और 16 में नौकरियों में समान विषय में समान अवसर की समानता की बात की गई है। इसी प्रकार आपसे जो अनुच्छेद आर्टिकल 18 उसमें क्या किया गया है, उपाधियों का अंत दिया गया है, कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी, उपाधियों का अंत किया गया है। एक इसमें अनुच्छेद 18 में उपाधि कौन सी दी जा सकती है, विद्या में दी जा सकती है। विद्या सेना के थ्रू कोई भी उपाधि नहीं दी सकती। विद्या में किसी उपाधि जैसे PhD कर ली तो आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियरिंग कर ली तो आप इंजीनियर, आप उपाधि लगा सकते हैं। इसी प्रकार सेना में भी होता है जनरल, कर्नल, मेजर। इसके अलावा आपको कोई भी उपाधियों का अंत कर दिया गया।
19 स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। राइट टू फ्रीडम और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 19 सॉरी अनुच्छेद 19 में क्या बात की गई है? वाक स्वतंत्र आदि कुछ विषयों पर अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्र मतलब बोलने की स्वतंत्रता, जो बोलने की स्वतंत्रता है वो तुम्हारी किस में है? बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 में जो है तुम्हारी क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। इसमें 19 के अंतर्गत आपके 6 आर्टिकल आते हैं। कितने? 6 आर्टिकल आते हैं। तो 19 जो फर्स्ट आता है उसमें क्या आपका कहा गया है? संघ बनाने का, जो आप क्या करते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, निरोध बिना शस्त्र के या बिना निरायुध बिना युद्ध के आप क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर ले, संघ बना सकते हैं। अगर आप संघ बनाएंगे तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कहीं पे जाएंगे तो इस प्रकार से घूमने की स्वतंत्रता हो जाएगी। जब आप घूमेंगे कहीं पे प्रचार प्रसार करेंगे, आपको अच्छा लग जाएगा तो आपकी बसने की स्वतंत्रता हो जाएगी। वहाँ पे अगर आप बसेंगे तो कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? बिजनेस या व्यापार करने की। इस प्रकार से इसमें 6 स्वतंत्रताएँ आती हैं, वो आप याद कर लीजिएगा एक बार। तो 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। इसी में है 19 में क्या है? तुम्हारी प्रेस की भी स्वतंत्रता है। 19 में तुम्हारा क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता भी है। 19 में भी इसी में 19 में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है। इसी में बोलने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार से अपराध आर्टिकल 20 ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी कई बार पूछा गया। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वो किसमें? आर्टिकल 20 में है। 21 जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें? आपके आर्टिकल 21 में है। 21 का जो है ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, ये तुम्हारा बाद में जोड़ा, जो ये जो का खा लगे होते हैं बाद में जोड़े जाते हैं। ये जो तुम्हारा है ये बाद में जोड़ा गया। प्रारंभिक शिक्षा का जो है ये बाद में जोड़ा गया। इसको ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कब जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया है, इतना इसमें ध्यान रखना। जो तुम्हारा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है तुम्हारा 600 संविधान संशोधन जो जोड़ा गया है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद आएगा आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या था? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध में संरक्षण हो जाएगा। कुछ दशाओं में क्या हो? गिरफ्तारी निरोध में संरक्षण हो जाता है। इसके बाद आता है तुम्हारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार आते हैं, 23 आता है, 24 आता है। आर्टिकल 23 में क्या? मानव के दुर्व्यापार बलात्कार श्रम का निषेध किया गया। मानव का जो व्यापार नहीं हो सकता, मानव खरीदे बेचे नहीं जा सकते, जो पहले होता है बलात्कार श्रम नहीं हो सकता है, बेकारी श्रम नहीं हो सकता, मतलब बंधुआ मजदूरी जो है आपकी खत्म कर दी गई। इसी प्रकार से आर्टिकल 24 जो क्या है? कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध है। कारखानों मतलब जो खतरनाक कारखाने जहाँ पे खतरा ज़्यादा उत्पन्न होता है वहाँ पे बच्चों का है जो श्रमिक निषेध, वहाँ पे श्रम काम नहीं कर सकते। बाकी अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे खतरा नहीं, रिस्क नहीं, वहाँ पे बच्चे काम कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अनुच्छेद जो 25 से 30 तक बात की गई और राइट टू फ्रीडम की बात की गई। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है बात की गई है। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया? अंतःकरण के और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तब कोई भी धर्म को अंतःकरण से अपने हिसाब से मान सकता है। कोई उसकी मूर्ति बना के पूजा कर सकता है तो कोई निराकार मान सकता है। अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को मानने का अधिकार है। उसका प्रचार भी कर सकता है, आचरण भी कर सकता है, अपने हिसाब से पूजा कर सकता है। वो उसकी इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से कर सकते हो। ये संविधान में 25 में लिखा गया है। और 26 में जो लिखा गया, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध कर सकते हो आप, धार्मिक कार्य में भंडारा कर सकते हो, धार्मिक कार्य को जैसे करना आप कर सकते हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। 27 में जो बात की गई, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर समुदाय के बारे में बात, टैक्स के बारे में, और 27 में बात की गई। 28 में जो बात की गई वो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा वासना के स्थित होने के बारे में बात की गई। जो धार्मिक शिक्षा संस्थान दी जाएगी उसके बारे में किसमें? आर्टिकल 28 में बात की गई है। तो आपका जो आर्टिकल 29 और 30 है इसमें संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 में जो बात की गई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई। अगर आपसे पूछा जाएगा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें, तो आर्टिकल 29 में दिया गया। और 30 में क्या दिया गया? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेगा, उस हिसाब से अपना उसकी प्रशासन की व्यवस्था करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 30 में बात की गई। अब आएंगे अगर हम कुछ विधियों की व्यापृतियाँ जो है सेविंग और कल्चर, इसकी बात कर लें तो सबसे पहले अगर बात करेंगे 31, ये तुम्हारा क्या हुआ? निरस्त हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। 31 का है संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध वाली विधियों की व्यावृत्ति है। इसके बारे में वैसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि
अब आएंगे, अगर बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का, देखो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडिएशन, अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो इसका अगर मेन इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू कराने के उपचार का अधिकार, जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसे आर्टिकल 32 को ही कहते हैं। इसी आर्टिकल 32 को हो जो भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, इसके हृदय की संज्ञा दी, आत्मा कहा है इसी की। अच्छे आर्टिकल को ही क्या भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, इसी को संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि यही एक आर्टिकल है जिसके द्वारा सारे संविधान के आर्टिकल क्या होते हैं, लागू होते हैं। तो जो आत्मा है वो 32 को कहा गया है, किसने, महात्मा गांधी ने। अगर पूछेगा जवाहरलाल नेहरू ने किसी संविधान की आत्मा कहा, तो किसे कहा, प्रस्तावना को कहा। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार कौन है, प्रस्तावना है, आत्मा है। और भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 जो है वो क्या है, आत्मा। इसको अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये क्या है, आत्मा कहा गया है इसको। तो ये आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे। इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेंगे अच्छे से इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर, अनुच्छेद आर्टिकल के जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 या 2 आर्टिकल लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, आपको सारे आर्टिकल कवर कराते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर लेंगे कुछ अच्छा सा आर्टिकल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय साथी।